तो मोदी की क्या ये एंट्री राहुल पर भारी पड़ेगी? और 6 एक तरह से घंटे में 3 रियासतों में जिस तरह से रैली की है, क्या राहुल उसका जवाब दे पाएंगे? और इस पूरी चुनावी जो घमासान है उसमें क्या विकास की एंट्री भी हो पाएगी? ये वो सवाल है जो हम पूछेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं शकील अंसारी साहब, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार गवर्नमेंट में। और इसके साथ ही दिनेश सिंह साहब, लीडर हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष गुप्ता साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। और अनिल मिश्रा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले दिनेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन रैलियों से विकास क्यों गायब है? रैलियों से विकास नहीं गायब है बुशरा जी। रैलियों में सिर्फ विकास ही है, और भारतीय जनता पार्टी उस विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। आज बाकी सारी पार्टियां नेपथ्य में हैं। बाकी सारी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कितने में नहीं, अपने झगड़े और उलझनों में व्यस्त हैं। आज उनकी पंचायत हो रही है, आप देखिए, चाहे वो बिहार से लेकर यहां दिल्ली तक उनकी पंचायत चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश उसने किया है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां आसाम में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, वहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 राज्यों को नापा है। अमित शाह वहां पर जाकर कहते हैं, दरअंदाजों की बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं। जब वजीर आजम करते हैं, अलग अलग जगहों पर रैली करते हैं, तो वो बात कांग्रेस की करते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद वो सेना का नाम लेते हैं और अब वो आतंकवाद का नाम लेते हैं, दहशतगर्दी का नाम लेते हैं, लेकिन विकास की बात वो नहीं करते। 5 सालों में उन्होंने क्या किया, ये बात करके उन्हें आवाम के पास जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आवाम को दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, वो आवाम को, देश की आवाम को दिख रहा है, और उसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन जिन्होंने गड़बड़ किया है, भी चर्चा हो रही है। हो रही क्यों जरूरी है? आपने कहा कि जब हम उजाले की चर्चा करते हैं तो उसके लिए हमको अंधेरे का एग्जाम्पल देना पड़ता है। अगर हम अंधेरे की बात नहीं करेंगे तो कैसे उजाले की बात? अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो किसी ने कुछ गलत किया है, उसकी भी चर्चा होगी। अगर सेना ने अपने शौर्य, अपने पराक्रम का इजहार किया है, दिखाया है, तो उसकी भी चर्चा की जानी चाहिए। और कल इसरो ने भी एक काम किया है, तो मुझे लगता है उसको भी प्रधानमंत्री को करना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री ने किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये उपलब्धि इसरो की है, डीआरडीओ की उपलब्धि है, जिन्होंने किया है। उनके साइंसदानों को मुबारकबाद देने की बात है, और यही बात है कि तमाम मुल्क ने इसको लेकर एक तरह का जश्न मनाया। मेरा सवाल आपसे ये है कि शराब जैसे वर्ड का इस्तेमाल करना वजीर आजम को क्या वाकई में जेबा देता है, शोभा देता है? क्योंकि आपको बात विकास की करनी चाहिए, आपको बात ये करनी चाहिए कि 5 सालों में आपने क्या किया है, और अगले 5 सालों का खाका पेश करना चाहिए, और जनता को ये बताना चाहिए कि भाई हम अगर दोबारा से आए, देखिए हमने ये काम किए इन 5 सालों में, दोबारा से आए तो हम ये आपके लिए और करेंगे। लेकिन बात यहां पर इस तरह के वर्ड की, आप बताइए, आपके पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं करने के लिए, फिर इस तरह के मुद्दों की क्या जरूरत? 1 घंटे के भाषण में ये 30 सेकंड की बात है। शुरुआत इससे की गई? शुरुआत इससे नहीं की गई बुशरा जी। अगर आपको ध्यान हो, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का सारे वक्तव्य को, पूरे भाषण को मैं सुनता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सुनते हैं, पूरा देश सुनता है। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस वाले हमारे साथी सुनते हैं। और लोग हमसे आज दिन में कई लोगों ने बात किया कि जब प्रधानमंत्री जी ने कल ट्वीट किया तो सबसे बेचैनी ज्यादा कांग्रेस पार्टी में थी कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्या कहने वाले हैं। तो इसलिए इसकी चर्चा नहीं, उन्होंने किया, ये भी जरूरी था। आज जिस पार्टी की बात करते हैं, जैसे पहले हम लोग बीएसपी कहते थे, बिजली सड़क पानी कहते थे, तो आज अगर वहां पर समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी है, और आरएलडी है, और आपका बसपा है, तो उसको मिला के जो सेंटेंस शराब बनती है, तो मुझे लगता है इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे शराब सेहत के लिए हानिकारक है, उन्होंने नहीं कहा जैसे शराब सेहत के लिए हानिकारक है, वैसे पार्टियां भी हानिकारक है। मैं बता रहा हूं कैसे हानिकारक है। ये पार्टियां भी उसी तरह से जैसे शराब हानिकारक है, वैसे पार्टियां। ये सत्ता में थे, आरएलडी क्या नहीं थी? आरएलडी सत्ता में थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या किसानों का, ये अपने आप को किसानों के नेता कहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किसानों के हालत में सुधार किया? गन्ना किसानों का भुगतान इन्होंने कराया। प्रॉब्लम यही है दिनेश जी कि आप दूसरों से सवाल ज्यादा पूछते हैं, अपने सवालों के जवाब कम देते हैं। हम लोग बीजेपी की यही परेशानी है। एक शब्द का, हम एक वाक्य का नहीं, सेंटेंस का नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक एक शब्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो हम किसी प्रश्न से भागते हैं। ये लड़ाई निश्चित तौर पर, इस बार की लड़ाई
चोर बनाम चौकीदार की है बुशरा जी। ये पूरी लड़ाई चोर बनाम चौकीदार की है। तो चौकीदार अपनी चौकीदारी कर रहा है, चोरों में हड़बड़ाहट है, आपको चोर बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई दरअसल चौकीदार बनाम चोर की है। तो आप चोर हैं, आप ये बताइए क्या चोरी की है आपने, किस तरह से जवाब देंगे आप, अपनी चोरी को किस तरह से सही बताएंगे? देखिए, चौकीदार जो जनता ने बहाल किया था, वो चौकीदार राफेल में चोरी करके सारे देश के लोगों को चोर बना रहा है। अब हद तो ये है कि अपने पार्टी के लोगों को अगर चौकीदार अपने नाम के आगे नहीं लिखेंगे तो टिकट काट दे रहे हैं ये, यानी कि सारे जनता को अब चोर कहो वो कहने के लिए ये मजबूर कर रहे हैं। अगर कल जो काम किया डीआरडीओ ने, उसकी बड़ी क्रेडिट लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी आ गए, अगर भाई हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश के, हमारे गवर्नमेंट के जो संगठन है इतने शक्तिशाली हैं, तो राफेल में HCL से छीन के वो पैसे अनिल अंबानी के जेब में 32,000 करोड़ कैसे डाल दिया, इसलिए कि ये चोर है। जी, अगर इसरो की कामयाबी पर मुल्क का जो लीडर है, सबसे बड़ा लीडर है यानी कि वजीर आजम, अगर आके वो उनकी पीठ थपथपाते हैं और आके इस बात का ऐलान करते हैं, तो आपको इसमें क्या परेशानी है? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि ये पीठ, देखिए हिंदुस्तान में जमहूरियत है जी जी, अभी इंतखाब चल रहा है, इंतखाब के एक नॉर्म्स हैं, इसमें कोई भी सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट है। आज फुल फ्लेजेड अगर बोलें कि देश के प्रधानमंत्री हैं जो साहब मोदी साहब जिनका नाम है, तो वो आज फुल फ्लेजेड प्रधानमंत्री इस देश के नहीं, वो केयर टेकर हैं और उसके लिए एक मापदंड है। अब मापदंड को आपने तोड़ दिया। हर जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर करोड़ों की तादाद में बेकार पड़े हुए हैं और जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी क्रेडिट आप ले रहे हैं। तो आप भी क्या कर रहे हैं शकील साहब, आप भी क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप न्याय के जरिए, जी मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, आप न्याय के जरिए गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने बहुत बार, कांग्रेस ने इस तरह के नारे दिए, गरीबी हटाओ गरीबी उठाओ। आप फिर से न्याय के जरिए गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। आपने कब कहा कि हम इस तरह से आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम किसानों के मसले इस तरह से दूर करेंगे, हम माइनॉरिटीज के, दलितों के, पिछड़ों के हम मसले इस तरह से दूर करेंगे? आप भी तो उन्हीं की तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं बुशरा जी, हमने तो कहा कि हम जो अनएम्प्लॉयमेंट आपने बढ़ा दिया है, जो किसानों की मौत हो रही है, खुदकुशी कर रहे हैं, जो नौजवानों के हाथ बेकार कर दिए आपने। आप चले जाइए, यही नोएडा में 6,000-7,000 की नौकरियां इंजीनियर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिनको अगर अवसर मिलता तो आज वो रॉकेट बनाने का भी काम करने में अपना साथ देते। उनके लिए हम रोड मैप बताइए। मैं रोड मैप, मैंने उसके लिए जब हमने कहा है 72 जो हमारा अपना रोड मैप आता है, तो इनकी नीति आयोग के चेयरमैन, जिनको अभी इलेक्शन कमीशन ने अभी नोटिस जारी किया है क्या आप इंटरफेयर मत कीजिए, ये रोड मैप जो पॉलिटिकल पार्टियां देना चाहती हैं उनको भी ये धमकाने का काम कर रहे हैं, अपने से नहीं, अपने सरकारी तंत्र के जरिया। कांग्रेस पार्टी के पास नौजवानों को रोजगार कैसे मिले उसका है, हमने किसानों के लिए कहा और वो करके 3 राज्यों में दिखाया। उससे पहले भी हमने किसानों के लिए हमने किया। से आप न्याय की बात करते हुए नजर आते हैं गरीबों को लेकर, उतने जोर शोर से आप ये भी तो बताइए, आप उस पर तो बहुत सारे सवाल जवाब आप ले रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप कैसे नौकरियां जनरेट करेंगे? तो वैसे ही वादा हुआ जैसे बीजेपी ने किया था, वैसे आपका वादा हुआ। हमारे पास प्लान है ना, हम करके दिखाया है ना, हमने नौजवानों को नौकरियां दी है ना। हमारा जो देश सबसे बुरे, पूरी दुनिया जब जहां परेशानी का आलम था, उसमें हमारे देश में एक इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। आज दुनिया का सबसे इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे कम अगर इस देश में है, हमारे पड़ोस के में महंगाई के दर सबसे ज्यादा हम पड़ोस के कोई भी देश करें, हमने करके दिखाया है। हमने यूनिवर्सिटीज बनाए, हमने कॉलेजेस बनाए, हमने मेडिकल प्रोग्राम बनाए, रहेंगे तो हमने किया है। आपने जो वादा किया था वो कहां चले गए? आपका वादा कहां गए? 15 लाख रुपए कहां किसके जेब में गए? आपको बताइए ना। आपने कहा 15 लाख काले कहां से आए? काले धन आए कि नहीं आए? सवाल है कि मैं जो कह रहा हूं मैं करूंगा। दिनेश जी तो बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं बताएंगे कि
उन्होंने क्या किया वो बताएंगे, पाकिस्तान वो बताएंगे कि क्या कहता वो जा रही है जो साइंसदानों के हमारे डेवलपमेंट है उसको क्रेडिट वसूलने की कोशिश करेंगे जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। और जो प्लान है जब आप उनका जब आप बीजेपी का काउंटर करते हैं तो आप भी तो सारा क्रेडिट लेते हैं। जब आप बीजेपी का काउंटर करते हैं तब भी तो आप ये कहते हैं कि हमारे जमाने में ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, तो तब आप नहीं, तो आप ये तो बताइए ना, तब भी तो आप उन इंजीनियर्स का, उन डॉक्टर्स का, उन साइंटिस्ट का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं ना। वो इंस्टीट्यूशन का हेड डिक्लेयर करता रहा है और कोई भी क्रेडिट नहीं है। सरकार में काम होगा। अभी अब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आज वहां के चेयरमैन, HCL के चेयरमैन घोषणा कर दे, प्रधानमंत्री उसको बधाई देते, बहुत अच्छी बात है। क्या हाल था, सब टीवी वाले परेशान कि क्या होने वाला है, इलेक्शन कैंसिल करेंगे कि इमरजेंसी लगाएंगे कि क्या डिक्टेटरशिप लगाएंगे। आधा घंटे 1 घंटे तक परेशान पूरी देश की जनता हो गई और आप क्या साइंसदानों के क्रेडिट को अपने झोली में डालने का काम किया। दिनेश जी आपके लिए, फिर उसके बाद मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। 7 मिनट बोले हैं, सिर्फ मुझे 2.5 मिनट दे दीजिएगा। नहीं, इतना टाइम मैं आपको नहीं दूंगी। उससे पहले मैंने आपको टाइम दिया, उससे पहले मैंने आपको टाइम दिया। जी, मैंने भी आपको बहुत टाइम दिया। में सत्ता पक्ष को 1 सेकंड ज्यादा देते हैं लोग। आपका टीवी है, मैं नहीं मुद्दे पे आता हूं जी। आपने कहा कि आप तो डेवलपमेंट कर नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी पार्टी डेवलपमेंट करना चाहती है। 50 वर्ष के बच्चे का वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए। और मेरी आपत्ति इस बात पर थी, आपने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने एक उपलब्धि हासिल की। दिनेश जी, सबसे पहले तो आप अपनी बात को पूरा करें, उससे पहले मैं आपसे कहूंगी, ना तो मैं यहाँ पर ये अच्छा लगता है, ना जेबा देता है कि आप वजीर आजम को लेके कोई भी कुछ कहे, ना ये अच्छा लगता है कि आप किसी की नेशनल पार्टी के सदर को बच्चा 50 साल का पप्पू लप्पू ये तमाम चीजें नहीं अच्छी लगती। हम पप्पू नहीं कह रहे हैं, मुद्दों पे बात करिए, पप्पू नहीं कह रहे हैं, मुद्दों पे बात करिए, बुसरा जी पप्पू नहीं कह रहे हैं, हम पप्पू नहीं कह रहे हैं, हमने एक बार भी पप्पू नहीं कहा, हमने एक बार भी पप्पू नहीं कहा। दिनेश जी मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों पे बात करिए, डेवलपमेंट करने के लिए उसको मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों कांग्रेस पार्टी लगी हुई क्यों नहीं करेगी? वो जनता को डिसाइड करने दीजिए, वो जनता डिसाइड करने दीजिए। उसको हम करेंगे, आप और हम यहाँ बैठकर नहीं करेंगे। चौकीदार चोर हो गया तो सबको चौकीदार बनाइए। तब बोलूं दिनेश जी, आप भी चौकीदार आप चाहते हैं। चलिए 7 मिनट में मैंने शकील जी 1 मिनट जी। दिनेश जी मिनट मांगा था, चलिए दिनेश जी बोलिए। आप 2.5 मिनट में दूसरा जी टोक दिया। दिनेश जी चलिए, अगर ना जरूरत हो तो कहिए मैं जाऊं। अरे बोलिए दिनेश जी, दिनेश जी अच्छा चलिए 2.5 मिनट दीजिए। चलिए 12 मिनट आप पहले बोल चुके भाई। बोलिए दिनेश जी बोलिए। आपने सवाल उठाया, जवाब सुनिए। आपने कहा कि उपलब्धि इसरो की थी। जब इसरो ने कोई उपलब्धि हासिल की है शकील जी, तब देश के प्रधानमंत्री ने आकर बधाई दी है। इतिहास साक्षी है, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री रहा हो, आज अगर माननीय प्रधानमंत्री ने बधाई दी तो आपको तकलीफ कहां हुआ? और कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन उन्होंने कहां किया? अगर उन्होंने किया है तो आपका सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन आपका बेवकूफ है जो जांच कर रहा है। अरे जांच, आप कोई भी आपत्ति कीजिए, इलेक्शन कमीशन का काम है जांच करना, जांच करेगा ना, जांच करके जब दोषी सिद्ध करेगा तो आप सवाल उठाइएगा, नंबर 1। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि नौकरियां, अरे हम तो कहते हैं ना बेरोजगार हुए, पूरा परिवार बेरोजगार हो गया। और उस बेरोजगारी में अगर बुसरा जी, मैं सीधे कहता हूं कि अगर रोड दूनी गति से बन रहा है, अगर हाईवे दूनी गति से बन रहा है, अगर रेलवे दूनी गति से बन रहा है, अगर एयरवे दूनी गति से बन रहा है, तो क्या उसमें मैन पावर की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? रोजगार उपलब्ध होते हैं कि नहीं होते हैं? ये रोजगार का जो आंकड़ा, और कहने काम क्या अरे आंकड़ा आप 2 साल से नहीं दे रहे हैं साहब, आप ऐसे बोल रहे हैं। 2 साल से आपकी सरकार है, इंस्टीट्यूशन आपसे अपेक्षा है कि आप 2 मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया। शकील साहब मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी, आप दिनेश जी को बात रखिए। हम ये कह रहे हैं कि इसमें जब रोजगार कोई काम होता है तो उसमें लोगों को रोजगार मिलता है, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज आपने कहा पकौड़ा इंडस्ट्री में मिला है। बिल्कुल, पकौड़ा भी बेचना कोई बुरी बात नहीं, देश को मत बेचिए जैसे कांग्रेस ने किया है। हम इसलिए कह रहे हैं कि किसके समय में होता था, पूरे देश को बेचिए, मामा जी, जीजा जी, किसके समय? और आप कह रहे हैं कि आपने किसानों के लिए क्या किया, इसलिए उस शब्द का इस्तेमाल बुसरा जी हमने किया था जो कांग्रेस पार्टी अभी लॉलीपॉप दिखा रही थी 72,000 का। कांग्रेस कर सकती है जब 60 लाख के फार्म हाउस से कांग्रेस पार्टी 1 साल में 60 करोड़ कमा सकती है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है। और ये मुद्दा क्या, हम तो कह रहे हैं ना, मुद्दा विकास,
50 साल यही बात है ना, 5 साल के नाम यही पर बात है दिनेश जी, 56 साल यही मैं बार 56 महीने हो, यही बात मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आपके पास इल्जाम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सेना के तौर पर प्रश्न नहीं खड़ा करती है, तो बहुत अच्छा लगता। जनता पार्टी डेवलपमेंट कैसे हो गया? अच्छा चलिए, अच्छा चलिए, और गैस के मेरे पास अच्छा शकील साहब, दिनेश जी एक मिनट हो गया, आप लोगों का हो गया। हमको ये उपलब्धि मिल जाती। दूसरा जी, इसरो के चेयरमैन ने कहा है, पूर्व चेयरमैन ने कहा है कि 2007 में ये हमको उपलब्धि देश को मिल जाती, लेकिन उस सरकार में नैतिक साहस नहीं था, इच्छा शक्ति उन्होंने शब्द यूज किया। हाँ, तो सरकार में इच्छा शक्ति नहीं बड़ी थी, नैतिक आपने इच्छा शक्ति नहीं थी, आपने इच्छा शक्ति नहीं थी, परमाणु बम का विस्फोट आप कर सके, आपने इच्छा शक्ति नहीं थी, आपको किसी काम में इच्छा शक्ति नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को एक काम में इच्छा शक्ति है, कैसे गांधी परिवार को बचाया जाए, बस यही इल्जाम एक दूसरे पर लगाते रहेंगे, जनता के कोई मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे, इसी तरह से होता रहेगा। चलिए हो गया आप लोगों का, हो गया मेरी डिबेट के 17 मिनट आप लोगों ने ले लिए। चौकीदार बनने को तैयार दिनेश जी, डिबेट में और भी 2 मेहमान हैं और अवाम को आपकी तूतू में नहीं सुननी है, उन्हें अपने मुद्दे सुनने हैं। 17 मिनट इसी में खत्म हो गए हैं। अनिल जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि रैली की आज शुरुआत हुई है, वजीर आजम जब पहली बार आज गए हैं, मेरठ वो गए, उत्तराखंड वो गए, जम्मू कश्मीर यानी कि सिर्फ जम्मू में उन्होंने रैली की, वहां पर वो गए। लोग एक उम्मीद से, एक आस से ही देख रहे थे कि अभी शुरुआत की गई है बाजाब्ता तौर पर, तो उनके पास कोई नया फॉर्मूला, नई कुछ योजनाएं, नई बात होगी, वो ये बताएंगे कि 5 सालों में उन्होंने क्या किया है, अगले 5 सालों का वो खाका सामने पेश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो होता हुआ नजर नहीं आया। जी बिल्कुल बुसरा जी, मैं आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, लेकिन थोड़ा सा हट के बोलना चाहूंगा कि देखिए हमारे यहाँ चुनाव जो होता है और खासकर लोकसभा का चुनाव, तो एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसकी तुलना आप हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सबसे इनका तुलनात्मक एक वो आप दृश्य देख सकते हैं, लेकिन खासकर एक होली एक ऐसा त्योहार है, उससे अगर आप इसका कंपेयर करें तो बहुत कुछ मिलता जुलता है। कि मेरे होली कहने का सिर्फ उद्देश्य है कि एक दूसरे के ऊपर रंग लगाना, किस कलर का लगाना, किसी को लाल रंग से एलर्जी, किसी को नीले से, किसी को काले से, लेकिन उस वक्त लगा भी देता है कोई तो वो बुरा नहीं मानता। वो एक होली के त्योहार में एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करना, एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के लोकगीत जो हफ्ते भर 10 दिन पहले से गाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक ये त्योहार का समय आ गया। इसको आप चुनावी त्योहार कहें या चुनावी संग्राम कहें, तो ये हमारे दोनों जो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं, नेता लोग हैं, इनका अधिकार है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये नहीं पूरा देश लगाएगा। और उसमें जनता पिसती रहेगी। जी नहीं, देखिए इस चुनाव में तो इस तरह की बातें, अपनी बातें कहना ही कहना है, दूसरे को गलत सिद्ध करना ही करना है, यही एक राजनीतिक पार्टी का और राजनीति है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा भी एक प्रश्न उठा था शराब, जो आपने यूज किया था। मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन शराब और शराब दोनों अलग अलग वर्ड हैं। आज जो मोदी जी ने यूज किया है वो है शराब। शराब मीन्स जिसको कहते हैं सीटी वाला सा नहीं, वो वाला सा। इसका अगर हिंदी वर्ड में मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है मिथ्या, मृत तृष्णा की। मृत तृष्णा का मतलब आप समझते हैं, और उर्दू में होता है शराब का मतलब होता है छल कपट। जी, तो अब वही मैंने बताया ना कि इसीलिए तो वो अपने अपने ढंग से लोग उसको, लेकिन उन्होंने शराब ही बोला है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि शराब यानी कि शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। उन्होंने पूरा उसको एक्सप्लेन किया, वो गलत कर गए। ठीक है, शब्द और उसमें दोनों में अंतर खा गया। पहली चीज जिसका विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि शब्दों का शायद सामंजस्य बिठाना ये नहीं जानते हैं, लेकिन वो अलग बात है। अब बात आती है यहाँ पर कि जो आपने प्रश्न किया, देखिए चुनावी उसमें संग्राम में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, एक तरह से रण है, युद्ध है, अब सब क्षेत्र में कूद गए हैं, संग्राम का बिगुल बच चुका है। तो सभी पार्टियां कह लें या दल कह लें, वो अपने अपने ढंग से चुनाव का ये रण लड़ने का प्रयास करेंगी। सभी अपनी सुविधानुसार माहौल बनाती हैं, उस हिसाब से अपने को रण क्षेत्र में सजाती हैं, और सबका प्रयास होता है कि उनके जो मूल उद्देश्य हो, उनकी जो एक नींव हो जिस पर उन्होंने तैयारी कर रखी है, उस पर चुनाव हो। वो सभी पार्टियों का, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। तो विपक्ष चूंकि हमेशा आरोप लगाने में आगे होता है, सत्ता के पास तो ज्यादा होता है ना, बताने
करने के लिए वही मैं बताना जो पावर में रहा ही नहीं वो क्या बताएगा? नहीं, तो वही मैं कहना चाह रहा था कि विपक्ष के पास आरोप लगाने के बहुत मौके होते हैं, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है, विपक्ष की कोई जवाबदेही नहीं होती। तो यहां पर सत्ता पक्ष, चूंकि आपका प्रश्न जिससे संबंधित है, सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत इस वक्त क्या आ रही है? निश्चित रूप से बहुत से काम हुए, कोई भी सरकार रहती है काम करती है, आगे बढ़ती है, देश आगे बढ़ता है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। लेकिन आज जो इस सरकार की, खासकर मोदी जी की या भाजपा के सामने जो समस्याएं हैं, उसमें अगर आप देखें तो 2-3 जो आपका प्रश्न है उसके 2-3 कारण है कि एक तो हमारे यहां 5 साल में जैसे रोजगार इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के 5 साल में सरकारी आंकड़े नहीं जारी किए गए, जो कि हमारे सरकार का नियम था हर साल जारी किए जाए। तो वहां तक तो बात दबी छिपी थी, कहने को था रोजगार बहुत है। लेकिन अभी जब एनएसएसओ की रिपोर्ट किसी भी तरह लीक हो गई, चाहे जैसे भी, तो उसने जो आंकड़ा जाहिर करके दिखा दिया 45 साल में सबसे कम, जो 2 कुछ हमेशा एवरेज हमारे यहाँ ईयर रहती थी, वो आज 7 कुछ हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार गिरती नजर आ रही है, इसलिए इस मुद्दे से बचने का प्रयास कर रही है। दूसरा हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बनता है किसान का। हर चुनाव में आप देखें किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर आप देखें 2014 के पहले जो किसानों की एक विकास दर होती है वो 4.8, 4.9, 4.5 एक एवरेज चलती थी। आज वो पिछले 4 सालों में आकर 1.2, 1.5 तक टिक गई है। तो यहां भी सरकार की मजबूरी पिस रही है। ऐसा नहीं सरकार ने योजनाएं बनाई, सरकार ने अच्छी योजनाएं बनाई, लेकिन वो धरातल तक जाते जाते उतनी सफल नहीं हो पाई, जिसका रिजल्ट किसानों की नाराजगी में आ रहा है। तो एफडीआई को ले लें, विदेशी मुद्रा, हमारा देश विकास कर रहा है। अगर आप रिकॉर्ड देखें, गवर्नमेंट की आंकड़े, अपने आंकड़े नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपनी बात कहेंगी, हम लोग जो कहें साथियों के साथ कहें। तो आज 25 सालों में सबसे कम एफडीआई का रिकॉर्ड बन गया। तो इस तरह से जो मुद्दे, तो निश्चित रूप से सरकार का प्रयास होगा कि जहां पर उनकी कहीं कोई कमजोरी रह गई है तो उस कमजोरी को ढकने का प्रयास करें, और ढकने के प्रयास के लिए उनको कोई न कोई, चाहे आप अस्त्र शस्त्र जो भी कहें प्रयोग करें, जिसमें एक राष्ट्रवाद, चूंकि अभी हमारे यहाँ एक घटना पुलवामा जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, और उसके बाद हमारे देश की योगी आदित्यनाथ ने ये बोला भी है कि ये जो इलेक्शन है वो आतंकवाद वर्सेस राष्ट्रवाद का इलेक्शन है। नहीं, बिल्कुल, तो इन्होंने पहले कह दिया कि विकास की बात नहीं होने वाली है। भाजपा का पूरा प्रयास होगा, और मैं फिर कहूंगा निश्चित है सरकार की उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और सरकार का उसको योगदान मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पूरा का पूरा 5 साल का चुनाव ही उस पर लड़ लिया जाए तो वो संभव नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष का निश्चित रूप से, चूंकि राष्ट्रवाद एक ऐसी कमजोर नस होती है मानव स्वभाव में कि इसके पीछे सारी जो आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं कहीं ना कहीं छिपती हैं। राष्ट्रवाद एक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो अगर राष्ट्रवाद, सत्ता पक्ष पूरा प्रयास करेगा कि हम देश में एक राष्ट्रवाद की भावना को जगाएं, प्रेरित करें, तो जिससे सारी जो मुद्दे हैं वो पीछे हटेंगे और विपक्ष कहीं ना कहीं उसमें फेल होगा। चूंकि कई बयानबाजी, सबूत मांगना या इस तरह की जो हरकतें हुई उसमें इनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर निश्चित है अभी की डेट में भाजपा अपने को प्रबल दावेदार के रूप में घोषित कर रही है। तो इसलिए चुनाव में ये रंग रूप देखने को मिलेगा। जी मनीष जी, ये चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा? ये चुनाव आतंकवाद, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, सेना के शौर्य पर, डीआरडीओ और इसरो ने क्या कामयाबी की उसको बताकर इन तमाम मुद्दों पर लड़ा जाएगा, या अवाम से जुड़े जो मुद्दे हैं जिनसे वाकई में उनका सरोकार है, जिनसे उन्हें रोजगार, पानी, बिजली, सड़क, एजुकेशन, ये तमाम चीजें मिलती हैं, इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, इनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, या उन पर बात होगी? बुशरा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने आज बहुत ही सेंसिटिव और मैच्योर सब्जेक्ट उठाया है। अब थोड़ा पुराना 50, 60 नहीं 70 साल पहले चलते हैं जी। और राष्ट्रवाद की चर्चा वहां से शुरू करते हैं। जब देश आजाद नहीं हुआ था, मैं नहीं था, मेरे बुजुर्ग थे, उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी होगी। उस समय चाहे वो कोई भी हो, हर एक ने अपनी सुविधा, अपनी हैसियत के हिसाब से देश की आजादी के लिए योगदान दिया होगा। किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, और किसी ने सब तरीकों से। उसमें हम सब लोग ही शामिल हैं, हम सबके लोगों ने ऐसा किया होगा। लेकिन जब देश की सरकार बनी, प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता संभाली, उसके अगले 20 उस समय देश में क्या लगा होगा? अरे आजादी का सूर्य उग गया, देश में खुशहाली होगी, अब हम गुलाम नहीं रहे, अब हम भारतीय आजाद नागरिक हैं। लेकिन जैसे जैसे 10, 15, 20 साल गुजरे, भारतीयों का यह भ्रम टूटता चला गया। वो राष्ट्रवाद सत्ता लोलुपता में बदलता चला गया। देश आजादी से निकला, गुलामी से निकला। जहां राजा हटे, अंग्रेज हटे, तो दूसरे राजा काबिज हो गए। विधायक और एमपी ये राजा बन गए। जो एक्स एमपी हो गए वो भी राजा बन गया, मंत्री भी राजा बन गए। यानी एक राजा से हटके कई कई राजाओं जनता को झेलने पड़ गए।
इस राष्ट्रवाद की जो बर्बादी होने, इससे क्या राष्ट्रवाद बर्बाद होने लगा। जनता देखने लगी कि जो हमारे राजा हैं, हमारे विधायक नेता हैं, ये सब अपने अपने में लगे हैं, सत्ता लुलुपता में लगे हैं, पैसे कमाने में लगे हैं, तो जनता भी धीरे धीरे राष्ट्रवाद को भूलकर स्वहित में आगे बढ़ने लगी। ऐसी जनमानस में भावना उभरने लगी। उसके बाद क्या हुआ, जब कांग्रेस की सरकारों से ये उम्मीद पूरी नहीं हुई तो राजनारायण जी के नेतृत्व में एक लहर उठी और वो पूरे देश ने उसको लहर को देखा और कांग्रेस को हटकर जनता पार्टी सत्ता में आई जी। जनता पार्टी के नेता भी वैसे ही निकले, ज्यादातर उनमें से कुछ लोगों ने तो बल्कि पद लेने से मना कर दिया, बाकी लोग सब ऐसे ही निकले और वो भी सत्ता की लोलुपता में इधर से उधर करने लगा। मौका कांग्रेस को मिला, उन्होंने इसको गिरा उसको उठा, बाद में जनता दल आए, बीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए। जनता की आकांक्षा फिर वहीं की वहीं रह गई, राष्ट्रवाद बिखरता चला गया। देखिए, याद करिए, जिस समय एक समय धर्म की स्थापना देश में खत्म होती जा रही थी, शंकराचार्य ने आकर देश में धर्म की स्थापना का काम शुरू किया। ऐसे ही आज देश में हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो। देश में हमें ऐसा नेता चाहिए जो स्वहित से हटकर राष्ट्रवाद की भावना जनता के मन में इनवाइव करे, दे और जनता को प्रेरित करे कि नहीं, स्वहित से पहले, पार्टी हित से पहले, परिवार हित से पहले राष्ट्रवाद होगा। हम राष्ट्र के नाम पर एक हों, ऐसा राष्ट्रवाद हमें जगाना होगा जी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन आप ये बताइए, राष्ट्रवाद के नाम पर, देखिए, मैं अपनी बात को पूरी कर दूं जी, पूरी सियासत हो रही है इस पर जी। इसलिए हो रही है कि हम सब स्वहित में आ गए। आज जापान हमसे आगे क्यों है? क्योंकि वहां राष्ट्रवाद पहले है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां लोग गरीब हैं और उनके पास पैसा नहीं है। ये भी तो बात है ना, राष्ट्रवाद इतना प्रबल था, राष्ट्रवाद को भी अपने हिसाब से परिभाषित किया जा रहा है। मैं पूरी बात कर दूं, राष्ट्रवाद इतना प्रबल रहा कि देश की संपत्ति को पहले बचाओ, देश के उद्योगों को पहले बचाओ। ये भावना जब हम सब पार्टियों के मन में, पूरे देश के नागरिकों के मन में आई तो उससे क्या हुआ, देश स्वच्छ हुआ, देश में विकास हुआ, देश में सड़कें बनी, उद्योग धंधे पैदा हुए तो रोजगार बढ़ा। अगर ये भावना आज भी हमारे सबके मन में आ जाए तो देश का विकास होगा। उसके लिए हमें छोटी छोटी नीतियों को छोड़कर जनता को अपने पैसे देकर, पनपने से देकर उसे विकास की धारा में खींच के लाना होगा। हमें जनता को, ये नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि हम जनता को ये सिखाएं कैसे राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में जुड़कर हम देश का विकास करेंगे। उन सब में ही हम सबका भला है। अगर हम सब एक ना होकर राष्ट्रवाद ना होते तो आज हम आजाद ना होते। उसी तरह अगर हम राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ेंगे तो विकास करेंगे। और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो आज के जमाने में कहीं से सूट नहीं करती है। और जी चलिए, ये मैं इस पर लौटूंगी। और बहुत, तो चुनाव में एंट्री हो गई है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की। ताबड़तोड़ 3 रैलियां आज उन्होंने की हैं और लगातार वो अपोजिशन पर हमलावर रहे और उन्होंने कई तरह के मुद्दे उठाए। और मेरठ की रैली में हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। दिनेश जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से लगातार रैलियों में अलग अलग चीजों को उठाया जा रहा है और हमने देखा कि लगभग 31-32 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया जब उन्होंने मेरठ की रैली की। उसके बाद उन्होंने सेना का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने टेररिज्म का वहां पर जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने कुछ कह सकते हैं कि कुछ जिस पर वो बात कर सकते थे वहां पर उन्होंने विकास की बात की। लगातार हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस एक काउंटर नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो न्याय की बात हो, उसको लेकर भी। हालांकि वजीर आजम ने यहां पर बोला कि गरीब ही चाहते हैं कि पहले कांग्रेस को हटाओ तभी गरीबी हट सकती है। इस तरह का उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। न्याय का कोई काउंटर नैरेटिव आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए बुसरा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 रैलियां आज की हैं और तीनों रैलियों में उन्होंने अलग अलग बात की है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात की, उत्तराखंड में उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की और जम्मू कश्मीर में उन्होंने जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात की। मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो चर्चा किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रैली थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास की उन्होंने चर्चा की और सबसे बड़ी समस्या वहां पर किसानों की थी, गन्ना किसानों की समस्या। उन समस्याओं को उठाया। आप बसपा का शासन ले लीजिए, समाजवादी पार्टी का शासन ले लीजिए, उनके शासन का गन्ने का भुगतान आज तक नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के शासन के गन्ने का भुगतान हो गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो उनके शासन का भुगतान बाकी वो भी हम करेंगे। नंबर 1। दूसरी चीज, वो उत्तराखंड में गए। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोग सेना में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी जी, उन्होंने कहा ORP, उन्होंने OROP की बात किया
कि कांग्रेस पार्टी ने 500 करोड़ की व्यवस्था किया था, लेकिन हमने 7 गुना ज्यादा 3500 करोड़ की व्यवस्था करके हमने उससे निजात दिलाई। तो हमारी अगर सरकार की उपलब्धि है तो हम उसको बता नहीं रहे। एक और बात उन्होंने कही, जब वो जम्मू पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ हमेशा सबने भेदभाव किया है। खासतौर पर उन्होंने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का उन्होंने नाम लिया। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूं, 3.5 साल आप पीडीपी के साथ रहे, 5 साल से आपकी हुकूमत जो है वो सेंटर में है, यानी कि सेंटर से चलने वाली तमाम जितनी भी पॉलिसीज थी, जो वहां पर डेवलपमेंट के काम होने थे, वो 5 सालों में आपने सब किए। 3.5 साल में आपने क्या किया? बहुत अच्छा सवाल रहा। आप जम्मू कश्मीर में जाके आप देखिए, आप जम्मू कश्मीर में जाके देखिए, जितना रेलवे का विकास, सुन लीजिए, जितना वहां रेलवे का विकास है, जितना हाईवे का विकास है, उतना नहीं हुआ। सबसे बड़ा लंबा पुल अगर कहीं बना है तो जम्मू में बना है, जिसका उद्घाटन पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री ने की। और प्रधानमंत्री आजाद भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं, जितनी बार वो जम्मू कश्मीर वैली में गए हैं, कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं गया। वहां उन्होंने चर्चा की सेना के शौर्य की। आप मुझे एक चीज चर्चा कर दीजिए, जहां पर बात आपने हमारे पूर्व वक्ता ने छोड़ी थी, कि एक चीज बहुत ईमानदारी से, पता नहीं शकील साहब उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, माननीय प्रधानमंत्री का केंद्रीय राजनीति में उस समय प्रादुर्भाव हुआ जब देश में लोगों का विश्वास राजनीति और राजनेताओं से उठ रहा था। बुसरा जी, इसको मानना पड़ेगा। सबको अंगुली उठाने का अधिकार हो गया था, सारे लोग अंगुली उठाते थे और नेता को चोर साबित करते थे, क्योंकि डेली इस तरह के कोई न कोई कारनामे होते थे। उंगली तो अभी भी उठाई जा रही है, सवाल उठाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी नहीं, सवाल उठाना चाहिए, बिल्कुल सवाल, अंगुली विपक्ष का काम है, विपक्ष को ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में शामिल होने के बाद तमाम नेता जो है सबके पाप खुद। किसने कहा? किसी ने कहा क्या आपको? किसी ने नहीं कहा ना। अगर किसी का कोई मामला है तो अदालत निर्णय देगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया था, कांग्रेस के शासन को आप देखिए, लोग कांग्रेस के कुशासन से परेशान हो गए थे। डेली घोटाले, डेली गबन, डेली चोरी, डेली डकैती, डेली समाचार पत्रों की सुर्खियां में होती थी कि एक मंत्री अंदर जा रहे हैं, दूसरे मंत्री आ रहे हैं। ये हाल था। आज इस 5 साल में आप बता दीजिए, 5 साल में बता दीजिए कोई मंत्री अंदर बाहर हुआ। ये देश के गौरव हुआ था। 30वीं बार आपने जब कहा राष्ट्र के लिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है नेशन फर्स्ट, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। बाकी पार्टियों का हाल देखिए, वो अपनी या और राष्ट्रवाद की अलग अलग परिभाषाएं भी गठी जाती हैं। कोई राष्ट्रवाद की अपनी तरीके से देता है, कोई राष्ट्रवाद की अपने तरीके से देता है। पहले राष्ट्रवाद सिर्फ एक ही तरह का राष्ट्रवाद हुआ करता था कि अपने मुल्क से प्यार करना और अपने यहाँ जितने भी जो हमारी फौज है, ये तमाम जो चीजें हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, ये राष्ट्रवाद हुआ करता था। अब अलग अलग तरह का राष्ट्रवाद एक ही है। सुन लीजिए बुसरा जी, आप उसको अलग अलग ढंग से, आप हर व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है, आप उसको अपने ढंग से परिभाषित और व्याख्यात कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद सिर्फ राष्ट्रवाद है। आप जब काम कोई व्यक्तिगत काम के लिए करते हैं, व्यक्तिगत हित के लिए करते हैं या परिवार के हित के लिए करते हैं, तो वो व्यक्तिगत और पारिवारिक होता है। लेकिन जब भी कोई काम आप राष्ट्र के लिए करते हैं, उसमें हो सकता है आपका व्यक्तिगत नुकसान बुसरा जी हो जाए, हो सकता है थोड़े समय के लिए आपके पार्टी का उसका नुकसान हो जाए, लेकिन उससे अगर देश का और राष्ट्र का फायदा हो रहा है तो काम करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही काम किया, चाहे वो जीएसटी का मामला रहा हो, चाहे नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे इसरो को सुना। अरे तो आप मुझे बताइए नोटबंदी से क्या फायदा हुआ है? आप मुझे बता दें, पूरी रिपोर्ट्स है कि कितना नुकसान हुआ है, आप मुझे बता दीजिए। से वो काम हुआ, जीएसटी से आप मुझे बताएं, छोटे कारोबार जो है वो बंद हो गए, नोटबंदी से चोर और डकैत थे जिन्होंने खजाने को भरा हुआ था। गलत चीजें मत पेश करिए। क्यों मैं पेश कर रहा हूं? मैंने गलत कहा? नहीं, गलत। नोटबंदी के बाद बुसरा जी आज भी पता चलता है कि पुरानी नोट की गड्डियां बरामद हो रही हैं। तमाम छोटे कारोबारियों का कारोबार खत्म हो गया। नंबर 1 का पैसा है। आज भी अगर किसी के पास पैसा निकल रहा है तो नंबर 1 का है। आप बताइए ना, इसको सिद्ध करिए। उनकी कमर टूटी थी, लोगों को परेशानी हुई, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उस परेशानी के बाद, उस परेशानी से उन्हें मिला क्या? सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं क्या मिला उन्हें। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं, मैं भी इसी देश में रहता हूं, आप भी रहते हैं। लोगों को परेशानी हुई, लेकिन लोगों ने कहा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वो बिल्कुल सही किया। उससे कमर टूटी, आतंकवाद। और सुन लीजिए, 10 सेकंड, मुझे एक चीज बता दीजिए, हम सेना के शौर्य की बढ़ाई ना करें, आतंकवादी मारे और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आंसू बहाए और उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को आप सबूत मांगे, और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक को आप सबूत मांगे। आप कह रहे हैं कितने लोग मारे गए, पेड़ उखाड़े में गए हैं। सेना अध्यक्ष के बयान को आप इस तरह से लेते हैं? दिनेश जी, ये भी रिपोर्ट देख लीजिए। ये रिपोर्ट है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि 30 सालों में जो मार्टर्स हैं उनकी जो तादाद है वो सबसे हाई है।
कहीं नहीं है रिपोर्ट। कहां है रिपोर्ट? हवा में है, लोग अपने हिसाब से कहते हैं लीक हो गई, ये हो गई, इनकी रिपोर्ट कोट कर दूं भाई, आप अपने हिसाब की रिपोर्ट ऐसे कहते हैं कि रिपोर्ट। एक चीज मैं फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं बुसरा जी, हवा में बात मत वॉशिंगटन करिए। पोस्ट एक मिनट, वॉशिंगटन पोस्ट पर रिपोर्ट है। आपको दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से ना कि विदेशी मीडिया पर यकीन है, आपको हिंदुस्तान की सरकार पर यकीन नहीं, आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं, आपको हिंदुस्तान के आवाम पर यकीन नहीं है, आपको सारी नहीं। बात अपनी समाप्त कर रहा हूं, शकील साहब, मैं बहुत देर से आपको सुन रही हूं जी, इसलिए बात समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इसकी देश की जनता देख रही है, और भारतीय लोकतंत्र में ना ये निर्णय का अधिकार जनता को है। और बुसरा जी जो हम स्टूडियो में बैठे हैं ना, हम लोग सब हम ही लोग जानते हैं, हम ही लोग सबसे योग्य है, ऐसा नहीं है। जो देश की आवाम है ना, वो सब बहुत अच्छे से जानती है। उसने 9 में निर्णय दिया, उसने 14 में निर्णय दिया, 19 में भी निर्णय देने वाली है। क्यों चिंतित है? अभी करोड़ों की संख्या में शौचालय बना, ये काम नहीं है। करोड़ों की संख्या में जनता का टाइम है, ये काम नहीं। अभी जनता का टाइम गाँव में बिजली पहुंच गई है, काम नहीं दिख रहा है। चलिए, आपने चुनावी रैली कर दी, अभी बिल्कुल चुनाव है तो रैली करूंगा। जी शकील, हम बात करें, चुनावी समर है, रैलियों का आगाज हो चुका है, और आज 3 रियासतों में जिस तरह से वजीर आजम ने रैलियां की हैं, उससे लग रहा है कि लोगों का और तमाम जो चुनावी एक तरह से समर का जो मूड है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दे तमाम तरह के उठाए जा रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले जो बीजेपी के लीडर मेरे साथ मौजूद है, दिनेश जी, उन्होंने पूरी चुनावी रैली की मेरे स्टूडियो में। अब शकील साहब, आपके जवाब देने का नंबर है। देखिए, अभी दिनेश भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो उनकी पार्टी के लिए हो किए, ठीक है, वो पार्टी के प्रवक्ता है, उनको करना चाहिए। अभी उन्होंने 2G का तस्करा कर दिया जी। उनको पता होना चाहिए कि कोर्ट से 2G कुछ नहीं है। दूसरे ये है कि कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर हो या आम जनता हो या बड़े लोग हो, अगर कोई का पर इल्जाम लगती थी तो जांच होती थी, कार्रवाई होती थी। लेकिन अरुण जेटली जी जो इनके सरकार के सेकंड मैन हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये यूपीए नहीं है कि हाँ आप मिनिस्टर के खिलाफ इल्जाम लगा दीजिएगा तो हम उसको हटा देंगे या जांच कराएंगे। इसलिए आप देख लीजिए, अगर ये जो विपक्ष है जो कांग्रेस के टाइम में बार बार डिमांड करता था कि जांच करा लीजिए पार्लियामेंट्री कमेटी से, अगर ये ईमानदार हैं, चौकीदार ईमानदार है, चौकीदार चोर नहीं है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने में इनको कठिनाई कैसे आ गई? क्योंकि वहां भी उनकी मेजॉरिटी थी तो भी ये डर गए। इसलिए और अभी सेना के साइंटिस्ट के स्वार का ये चाहते हैं कि इससे फायदा उठा लें। अब बता दीजिए कि जब राफेल डील में HCL की को इन्होंने जो इतने बड़े कार्य कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट जी, उनसे ठेका छीन लिया और वो ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया जिसको उस क्षेत्र में शकील साहब, ये तो बहुत बात है, कुछ नई बात बताइए, कुछ नया काउंटर करिए आप जी। ये वही है करप्शन जी, और वही है, इसीलिए जांच नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, यही बात है कि 5 साल के बाद भी बीजेपी जो है तमाम जो अजीम इत्तेहाद है उस पर भारी पड़ रही है। क्योंकि देखिए, प्रो एक्टिवनेस जो बीजेपी में है वो कांग्रेस में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। प्रियंका गांधी से ये पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगी क्या नहीं लड़ेंगी, उन्होंने कहा कि पार्टी डिसाइड करेगी जो वो कहेगी। मतलब कब डिसाइड करेगी, किस वक्त डिसाइड करेगी? अभी आपके इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी लिस्ट तक जारी नहीं की गई है। अभी पुणे की लड़ाई है वो हम देख रहे हैं। अभी खबर आई जहां पर पुणे में तमाम कैंडिडेट जो है, हर कोई ये समझ रहा है कि उसको कांग्रेस से टिकट मिला हुआ है, हर कोई अपने अपने तरीके से वहां पर प्रचार कर रहा है। तो एक कंफ्यूजन जो आपने बना रखा है, जितने क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, 5 साल आपने इंतजार किया, आपको जितना प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रही है। माफ कीजिएगा बुशरा जी, ये इलेक्शन है और इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जो इश्यूज हैं अपने वक्त पर खोलते हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं तो इनकी तो सत्ता थी, 5 साल डरा धमका के सबके तात रहे, तो अभी तो इनके ये टिकट के बंटवारे अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को कल इन्होंने टिकट काटा, 5 साल से उनके खिलाफ बोल रहे थे। तो ये बातें नहीं है, वो तो चुनाव में हम कहीं कहीं स्ट्रेटजिकल अपनी चीजें, अपने मुद्दे, अपने कैंडिडेट लाएंगे, उनके कैंडिडेट देखने के बाद। हम 2 बातें कह रहे थे, चूंकि ये हिंदुस्तान की सियासत का ये अनोखा इलेक्शन है और अनोखा प्राइम मिनिस्टर है जो सत्ता में स्वयं रहता है और हिसाब भी दूसरे विपक्ष से पूछता है। तो मैं याद दिलाने के लिए 2-3 बातें बता रहा हूं कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा, भोजन का अधिकार, ये सारी ऐसी चीजें पिछले
जो यूपीए गवर्नमेंट में हुए हैं, जिससे हिंदुस्तान की तरक्की के साथ उसका सर ऊंचा हुआ है। इनके यहाँ क्या हुआ है, हम अपनी बात बस 1 मिनट में खत्म करेंगे, आप ही का वक्त आने वाला है। इनके यहाँ क्या हुआ है, अभी पेपर में छपे हैं जो यूएनओ का रिपोर्ट आई है वो कि भूखमरी के इंडेक्स में हिंदुस्तान 103 पोजीशन पर चला गया, जो पहले 14 में 55 पर था। यानी भूखमरी यहां बढ़ी है। वही बोलने रोजगार आ गया है। रोजगार का जो रिपोर्ट देने की इनकी संस्था थी, उसके 2 मेंबर ने रिजाइन कर दिया और 2 साल की रिपोर्ट की आधार नहीं दिए गए हैं। 35 लाख नौकरियां चली गई सरकारी क्षेत्र की। 66 अरब रुपया खर्च किया है प्रधानमंत्री जी ने अपने यात्राओं पर, विदेश यात्रा जो 84 यात्राएं हुई हैं उन पर, और उसके विज्ञापन पर 66 अरब रुपया खर्च किया गया है। अब आप समझ लेते हैं कि 99 जो कर्ज है, आंकड़े आपको कहिए, मेरे पास है, मोबाइल से हम आपको दे दें, आप ले लीजिएगा, आंकड़े आपको दे देंगे। कैग की रिपोर्ट आई है, फिर आंकड़े मांगेंगे, पढ़ते नहीं ना है। कैग की रिपोर्ट आई है, 19 मंत्रालयों के ऊपर इन्होंने में कैग ने कहा है कि 1174 करोड़ रुपए का घपलाबाजी 19 मंत्रालय में हुई है। कैग की रिपोर्ट है, पढ़ लें जाके घर पर, इसमें उनको कोई एतराज नहीं है। दूसरे, आज दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश जो पिछले 4 साल में है, हिंदुस्तान बना है। और कर्ज का जो इंडेक्स हो गया है 25,251 रुपया हर व्यक्ति कर्जदार हो गया है, जो ये आधी अमाउंट जो है 70 साल में थी और ये 5 साल में आधा अमाउंट बढ़ा है। साहब, मैंने आपको अनइंटरप्टेड, मैंने आपको, दिनेश जी मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं बहुत आपको वक्त दे चुकी हूँ, मेरे 2 और मेहमान जिनसे मुझे बात करनी है। अनिल जी, आप ये देखिए कि किस तरह से ये आंकड़े पेश किए गए। सवाल ये उठता है, अगर वाकई में कांग्रेस के पास इतने इश्यूज हैं बताने के लिए और इतनी सारी चीजें हैं जिस पर वो काउंटर कर सकती है बीजेपी को और हुकूमत को, वो तमाम चीजें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी रैलियों में नजर क्यों नहीं आ रही हैं? वो अवाम को ये बता क्यों नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक, इसमें बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न आपका रहा कि देखिए, अभी शायद दिनेश जी फिर हमें बोले कि हम किसी का पक्ष ले लेते हैं, लेकिन ये माननी पड़ेगी, मोदी जी की जैसे वक्ता, जो उनकी वाक्पटुता है और जो उनका एक, जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, कब कहाँ क्या बोलना है, जिसका उदाहरण आज भी देखिए, आज भी देखने को मिला कि उन्होंने किस तरह शराब शब्द की उत्पत्ति की। तो ये ठीक है, उसका सही गलत का बाद में होगा, लेकिन वो जब ऐन वक्त पर किन्हीं शब्दों का एक प्रयोग कर लेते हैं या बनाकर प्रचलन कर लेते हैं, या कब कहां किस टॉपिक पर बोलना है, वो जो एक वाक्पटुता मोदी जी में, वो मैं नहीं समझता पूरे देश की किसी अन्य पार्टी किसी वक्ता में। तो पहली चीज तो ये चीजों को, जो आपका प्रश्न है, चीजों को मैनेज करना या एक पूरे सुनियोजित ढंग से, जैसा 2014 का चुनाव का जो रिजल्ट आया जिससे पूरा देश ही हतप्रभ रहा, तो उसके पीछे अगर सबसे बड़ा देखा जाए, बिल्कुल मोदी जी की लहर थी, भाजपा के नेता थे, सब कुछ था, कांग्रेस की बुराई थी, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा की और उसमें मोदी जी के मैनेजमेंट का जो एक उनका अपना एक तरीका है, तो उस तरीके के तहत जिस ढंग से वो प्लान करके चीजों को आगे की रूपरेखा करते हैं, चाहे मोदी जी कह ले, अमित शाह कह ले या पूरी भाजपा कह ले। और आप हमेशा ध्यान दें, पिछले 5 सालों में कोई छोटी सी छोटी घटना हो, अगर मोदी जी को पसंद आई या मोदी जी चाहते थे, तो उन्होंने छोटी सी छोटी घटना को पूरे देश में किस तरह प्रोजेक्ट किया कि आम आदमी उसको एक्सेप्ट किया, और बड़ी से बड़ी घटना को अगर वो चाहे तो वो इग्नोर कर जाते हैं। बिल्कुल, तो मेरे यहाँ पर कुछ अपोजिशन पार्टीज हैं जिन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि जब पुलवामा हो जाता है तब मुल्क को एड्रेस नहीं करते हैं वजीर आजम। उन्होंने कहा कि जब अभिनंदन को वहां पर पाकिस्तान में होस्टेज बनाया जाता है तब वो नहीं करते हैं किसी भी तरह से मुल्क को एड्रेस। जब एयर स्ट्राइक हो जाती है उसके बाद एड्रेस नहीं करते हैं, जब उनकी वापसी हो जाती है तब एड्रेस नहीं करते हैं। लेकिन जब इसरो कुछ कर देता है तो वो फौरन पूरे मुल्क को एड्रेस करने पहुंच जाते हैं, यानी कि जहां कहीं भी क्रेडिट लेना है वहां पर फौरन
वो नजर आ जाते हैं। ये अपोजिशन ने ये इल्जाम लगाया। अपोजिशन का काम है आरोप लगाना, चुनाव का टाइम है तो कमियां ढूंढेगा, नहीं कमियां मिलेगा तो भी आरोप लगाएगा, बात उसकी नहीं है। लेकिन आज भारत ही नहीं पूरा विश्व इस चीज की को मानता है कि मोदी जी का अपना जो एक मैनेजमेंट है, मोदी जी का अपना जो एक तरीका है, उसके सभी कायल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में प्रश्न ये उठता है, लेकिन उस सब में आवाम के मुद्दे कहां हैं? सवाल ये है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर मैं एक बहुत निष्पक्ष होकर पत्रकार कैसे बोल रहा हूं कि अगर मोदी जी की जो प्लानिंग है, जो बातें हैं, जैसा अभी भाजपा प्रवक्ता भी कर रहे हैं, पूरे देश में भाजपा सरकार भी कर रही है, योजनाएं बनाना, योजनाओं को लागू कराना, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर उन योजनाओं को का जो इंप्लीमेंटेशन होता है, अगर वो धरातल पर जाकर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से आपकी वो योजनाएं जो आप बोलते हैं सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बोलने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उसका रिजल्ट यही है कि वोटर अगर आम मतदाता या जनता उससे फायदे में हुई होगी तो निश्चित है आपको वोट देगी, अगर नहीं हुई होगी तो आप कितना भी आपके पास लास्ट वर्ड में आपको दूंगी। मेरा ये कहने का मतलब कि अगर आप ध्यान दें कि जो आपका प्रश्न था कि ये मोदी जी में ये काबिलियत है कि सारे मुद्दों को दरकिनार करते हुए पूरे विपक्ष को वो जब चाहते हैं, अभी 5 साल का अनुभव ये रहा, जैसा चाहते हैं वैसा अपनी तरफ मोड़ देते हैं, घेर कर। और जो आपका जो प्रश्न था कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इस कदर उलझाते हैं कि सच है विपक्ष उनके लॉलीपॉप में फंसता है और उसके बाद वो अपने ढंग से कही हुई बातों को कह के आगे निकल जाते हैं। इतिहास में एक व्यक्ति और हिटलर भी था, इसी तरह करता था। नहीं, वो गलत बात है शकील साहब आपकी। मनीष जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। ये बताइए कि बहुत बड़े दावे किए गए और जब हुकूमत आई तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनको बहुत अच्छे नाम देकर जिनको शुरू किया गया। स्मार्ट सिटीज की बात की गई, 100 स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे, एमपीज जो हैं वो गांव गोद लेंगे। इसके साथ साथ ये कहा गया कि 2 करोड़ नौकरियां हैं हर साल प्रोवाइड की जाएंगी। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो शुरू किया गया, स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया, मेक इन इंडिया शुरू किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा इन तमाम नामों के साथ जब इनको शुरू किया गया, लेकिन 5 सालों के बाद हम कहां पहुंचे, इसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, जहां तक कि मोदी जी की योजना कहां उतरी कहां नहीं उतरी, तो भाजपा के अपने जो प्रवक्ता हैं वो सही जवाब दे रहे हैं और देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी काफी देर से चर्चा सुन रहा था कि पुलवामा पर मोदी जी नहीं बोले और इसरो पे मोदी बोले। इसके पीछे के हम डायनामिक्स को समझते हैं। देखिए, जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, अभी तक देश की स्थिति ऐसी थी, हमारे यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, दुख जताया जाता था, कड़ी निंदा की जाती थी और बस प्रयास किया जाता था कि विश्व बिरादरी में जाके हम रोना पीटना करें कि हमारे साथ ये हो गया, अब कुछ आप मदद करिए, और कुछ नहीं होता था। इसी तरीके से घटनाएं होती चलती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार काउंटर अटैक किया गया और जोरदार अटैक किया। अब समझते हैं, और मोदी जी ने उस समय राष्ट्र के नाम संदेश क्यों नहीं दिया और इसरो के अचीवमेंट पर संदेश क्यों दिया। आप इसको ऐसे समझिए कि इसरो की कामयाबी मोदी जी की कामयाबी नहीं है, इसको अलग से देखिए। लेकिन ये वो कामयाबी है, प्रधानमंत्री का अगर संदेश ये रैली में होता तो इसके राजनीतिक मतलब निकलते, लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन होने का मतलब यह हुआ कि पूरा विश्व आंखें गड़ाए देख रहा था। रूस, चीन, अमेरिका और जितने भी बड़े विकसित और विकासशील देश सब देख रहे थे आज मोदी जी क्या कहने वाले हैं। दरअसल वो पूरे विश्व को मैसेज दे रहे थे और विश्व के साथ साथ खास तौर पर दुश्मन देशों को मैसेज दे रहे थे कि अब हमको परमाणु बम की धमकी मत देना, अब हमको मिसाइलों के अटैक की धमकी मत देना, हम आपके रक्त की नलियां जाम कर देंगे, आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। एक तरीके से उन्होंने जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आतंकवाद पर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक कर दिया है, ये अटैक कर दिया है जिसकी वजह से सीमा पार से अब आतंकवाद रुकेगा। अब पड़ोसी देश, दुश्मन देश हमें परमाणु बम की धमकी नहीं देगा। जी, आपको अंदाजा इतने अच्छे से दिनेश जी भी अपनी बात को नहीं रख पाए जितने अच्छे तरीके से आपने रखी है। नहीं, मैं मेरे पास तो मैं कह रहा हूँ दिनेश जी मनीष जी ने आपकी बात रख दी। चलिए, माफ कीजिएगा, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। वक्त की कमी है, मुझे यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।